गुड मॉर्निंग क्लास ए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशंस। तो ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से सिविलाइजिंग मतलब अपने इंडियंस जो भी है उसको सिविलाइज करना है, उन्हें जिस तरह से उनका कल्चर है उसको थोड़ा सा एजुकेट करना है। तो नेटिव मीन्स द इंडियन पीपल जो खुद के अपने लोग हैं उन्हें, और साथ साथ अगर हम एक दो अपने ग्रुप्स को करेंगे तो धीरे धीरे जो है पूरा कंट्री जो है एजुकेट हो जाएगा। तो ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशंस। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जिस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे एजुकेशन सिस्टम उन्होंने चेंजेस किया था, उन्होंने न्यू एजुकेशन सिस्टम्स इंडिया के अंदर एंटर किया था, दैट वाज इंग्लिश को उन्होंने लेके आए। तो इसी तरह से इस चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। मूव करते हैं आगे। नाउ अब यहाँ पे देखो टॉपिक है हमारा एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश रूल। तो प्री ब्रिटिश रूल मीन्स ब्रिटिशर्स से पहले, जब ब्रिटिश इंडिया में आया उससे पहले जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का जो था वो सिस्टम कैसा था। तो अर्लियर मतलब पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो अर्लियर जो एजुकेशन था वो कहा जाता कि वो गुरु जो होते थे उस गुरु के अंदर लिया जाता था, उसे गुरु के नाम से प्रभु के नाम से बोला जाता था। सुपरविजन मतलब गुरु के अंदर ही रहना पड़ेगा, जब तक उनकी पूरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट होती तब तक उस गुरु के साथ ही उनको रहना पड़ता था। तो वो था अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरु या फिर प्रभु। इनिशियली एजुकेशन जो था वहाँ पर वो टोटली वो पूरा ओपन होता था, सभी के लिए था। कोई ये नहीं था कि आपको एजुकेशन दिया जाएगा तो नेक्स्ट किसी और को नहीं दिया जाएगा, ये मेथड थी। और कहा जाता था कि एजुकेशन ज्ञान से ही हमें फिर क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, हमें हमारी जो अंधकार है जो कमी है वो दूर होगी, दैट वाज एनलाइटमेंट। और ये अर्लियर ऑन दोज डे मतलब अर्लियर पहले। लेकिन जैसे जैसे समय प्रोग्रेस करने लगा, जैसे जैसे हम लोग जो अर्लियर एज से फिर आगे बढ़ने लगे, प्रोग्रेसिव होने लगे, तो प्रोग्रेसिव जैसे होते लगे लेकिन साथ में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी करने लगे बहुत चीज़ों को। सुपीरियरिटी तो आने लगी, बहुत कुछ सुधार होने लगे, लेकिन सब चीज़ को कॉम्प्लेक्स भी बनाने लगे। और इसी के कारण धीरे धीरे जो था एजुकेशन जो था वो क्या हो गया, वो इम्पार्टेड हो गया, कास्ट बेस पे चला गया कि कौन से कास्ट किसे क्या एजुकेटेड करना है, वो डिपेंड होने लगे बेस्ड ऑन कास्ट। एंड ड्यूटीज़, कौन कितना ड्यूटीज़ करेगा, कैसे करेगा, कौन सी कास्ट का क्या काम है, ये शुरुआत हो गई कास्ट बेस पे। तो जैसे सबसे पहले ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स को कहा गया, ब्राह्मण्स जो थे वो लर्नर्ड थे, वो ही पढ़ाई कर सकते थे। अब स्कल्पचर्स कैसे भगवान और उनके रिलीजियस इस तरह से, तो ब्राह्मण्स को ही अलाउ किया गया। फिर क्षत्रिय वाले, क्षत्रिय वे एजुकेटेड, क्षत्रिय को भी एजुकेट किया गया, बट वो किस में, वो पढ़ाई में नहीं, वो वॉर में। उनकी एजुकेशन जो थी वो वॉर की थी कि उनको युद्ध करना, युद्ध कला उनको आना चाहिए इस तरह से। तो ये उनके एजुकेशन वाला सिस्टम इस तरह से डिवाइड कर दिया गया। उसी तरह से वैश्य जो कास्ट, तीसरा कास्ट आया, वो किस में थे, वो उनको जो नॉलेज मिला गया वो कॉमर्स के ऊपर, मतलब बिजनेस, व्यापारी, कि उनको व्यापार करना, तो किस तरह से व्यापार में आगे काम होना चाहिए। तो उनका जो नॉलेज मिला, उनको जो एजुकेशन मिला बेस्ड ऑन कॉमर्स, दैट वाज एजुकेशनल। और स्पेसिफिक थोड़ा सा वोकेशनल कोर्सेज जो आज हम लोग करते हैं, मोस्टली 6 मंथ्स का कोर्स होता है, लगभग 3 to 6 मंथ्स, उस तरह से वैश्यस को भी दिया गया, दैट वाज कॉमर्स, उनको भी एजुकेट। एंड जो लास्ट कास्ट था, अदर कास्ट, दैट वाज शूद्रा, ये वर्किंग क्लास थी, दैट वाज अगेन इनको ट्रेनिंग था कि किस तरह से जो मोस्टली टू कैरी आउट द, जो इनको जो काम दिया गया, शूद्रा को जो काम दिया गया वो काम कैसे करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, उसमें उसके लिए जो स्किल होना चाहिए वो स्किल उनको दिया गया। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, कॉम्प्लेक्स हुए, तो सुपीरियरिटी तो आई हमारे साथ साथ, लेकिन हम लोगों ने काम को बांट लिया, एजुकेशन को बांट लिया अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, लेकिन साथ साथ बेस्ड ऑन कास्ट कि किसको रिलेटेड कौन सी ड्यूटीज देंगे और कौन कास्ट क्या काम करेगा, उसी के हिसाब से नॉलेज को भी दिया गया। तो ब्राह्मण्स ने एजुकेशन लिया वो स्कल्पचर्स के बारे में, रिलीजियस के बारे में, क्षत्रिय ने नॉलेज ली वॉर के बारे में, वैश्यस ने नॉलेज ली कॉमर्स के बारे में, एंड शूद्रस ने कि हाउ टू कैरी आउट देयर जॉब्स, कि अपना वो जॉब्स कैसे कैरी आउट करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसके बेस पे उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो इसी तरह से दैट वाज द बिगिनिंग
और धीरे धीरे जो है एजुकेशन सिस्टम में, तो वो सोचो कि स्टार्टिंग से शुरुआत हुआ, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ही एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरुआत हुआ। सो विद द एडवांस ऑफ इस्लाम इन इंडिया, जिस तरह से कि जब इंडिया में एंटर हुआ नया एक न्यू रिलीजियस इस्लाम, तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन धीरे धीरे इंक्रीजिंग केम इन टू अंडर इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी आ गया, क्योंकि पहले जो एजुकेशन था वो अलग था, संस्कृत वॉज द मेन। फिर एक नया न्यू रिलीजियस एंटर होता है तो वो उसमें भी कुछ चेंजेस आती है, तो इसमें से वापस एक न्यू रिलीजियस के साथ एक न्यू लैंग्वेज, एक न्यू एजुकेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस होता है। सो उसके बाद प्री मुगल रूल सच एज कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये मुगल से पहले सल्तनत, दिल्ली सल्तनत and other Muslim rulers promoted institutions which imparted religious knowledge also। तो इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर या फिर बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स जो भी है, उन्होंने भी अलग अलग एजुकेशंस को प्रमोट करने में अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाया गया, ताकि लोगों को नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज के बारे में ज्ञान मिले। तो इसी तरह से द इम्पार्टेड रिलीजियस नॉलेज, लोगों को रिलीजियस धार्मिक नॉलेज मिलना चाहिए, इस तरह से उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाया। स्कॉलर्स मतलब जो पढ़े लिखे ज्ञानी, मतलब टीचर्स आपके, जिस तरह से वो आपको बताएंगे चीज़ों के बारे में, सही गलत बताएंगे क्या है। तो सच ए स्कॉलर्स एज निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती बिकम प्रोमिनेंट एजुकेट एंड एस्टैब्लिश इस्लामिक मोनेस्टरीज। तो यहाँ पे देखा गया निज़ामुद्दीन औलिया, फिर निज़ामुद्दीन चिश्ती, सो दे आर द प्रोमिनेंट एजुकेटर्स। ये स्टार्टिंग में देखा गया दे आर द रिलीजियस एजुकेटर थे, जो उन्होंने लोगों को अलग अलग बहुत कुछ ज्ञान दिया नॉलेज के बारे में, रिलीजियस के बारे में। और इनके लिए इस्लामिक मोनेस्ट्रीज भी बनाई गई कि ये कहाँ पे रहेंगे, किस तरह से नॉलेज को इम्पार्ट करेंगे, इसके लिए। They were पाठशालास एंड मदरसास इन विच अ फ्यू स्टूडेंट्स वे आर टॉट बाय द टीचर्स। इसके साथ साथ पाठशाला बनाया गया, मदरसा बनाया गया, ताकि बच्चे वहाँ जाए और टीचर्स विद द हेल्प ऑफ टीचर्स उनको नॉलेज जो है ज्ञान उनसे मिले। सो पहले क्या होता था, देयर वाज नो प्रिस्क्राइब बुक्स नहीं होती थी, तो जो टीचर्स होते थे, जो गुरु होते थे, वो क्या करते थे, ओरल नॉलेज बच्चों को दिया जाता था, ओरली। देयर वर नो फिक्स करिकुलम्स ऑल्सो, तो यहाँ पे ओरल, सब कुछ ओरली होता था, कोई फिक्स, जैसे आज ईयरली हमें पता होता है कि टाइम टेबल्स होती है, ईयरली कैलेंडर्स होता है, एग्जाम कब लेना है, और फिर एग्जाम उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर एक्टिविटीज़ अलग अलग होती है, तो फिक्स हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल फिक्स होता है। उस समय देयर वाज नो फिक्स करिकुलम, टीचर्स टॉट व्हाटएवर दे कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। टीचर्स को जो लगता था सही है बच्चों के लिए, उस समय वो नॉलेज उनको देते थे। एंड देयर वाज नो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस आल्सो, तो एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं होके भी बच्चे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते थे, आज से ज़्यादा अच्छे से, टीचर्स, क्योंकि उनको पता था इम्पोर्टेंस टीचर्स के और समय का इम्पोर्टेंस। तो इसी तरह से ये चीज़ें थी जहाँ पे बच्चे विदाउट एनी बुक्स दे लर्न ईच एंड एवरीथिंग ओरली, मेमोराइज करके। तो सोचो कि पहले तो फिर ज़्यादा हार्ड आज वाला है या पहले वाला, मोस्टली कि आज बुक होगी भी बच्चे नहीं पढ़ पाते, पढ़ते नहीं, मन नहीं लगता है, और उस समय बच्चे जो है पढ़ते थे, गुरु के पास जाते थे विदाउट एनी बुक्स, और वो लर्न भी करके आते थे सब कुछ। एग्ज़ाम नहीं भी होता था तो भी वो टेस्ट पे पास होते थे, क्योंकि इसका टेस्ट कौन था, दैट वाज द डेली एक्टिविटीज़ जो गुरु उनसे करवाते थे, उनके थ्रू जो भी उनको सिखाया गया उसको प्रैक्टिकल भी करवाया, तो इसका नॉलेज जो था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस तरह से आज से। फिर बाद में जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर एंटर हुआ, इनिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम बिकॉज देयर प्राइम मोटिव वॉज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुआ, उसका मतलब उनका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट। उन्होंने प्रॉफिट कमाना था सबसे पहले, और फिर बाद में उन्होंने फिर क्या किया, धीरे धीरे जब देखा कि यहाँ पे जो है इजली वो रूल कर सकते हैं, तो रूलिंग शुरू कर दी। और रूलिंग सबसे पहले कहाँ किया था, बंगाल वॉज द फर्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे जैसे बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ, उसके बाद उन्होंने पूरा बंगाल जो थी, बंगाल ब्रिटिशर्स ने पूरा बंगाल को क्या किया, पूरा बंगाल को कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो धीरे धीरे अब रूलिंग, तो वो बिजनेस से हट कर रूलिंग में चले गए। तो इसीलिए अब इन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने जो लेके आए, वो ये इसका ये मतलब नहीं था कि वो इंडियंस को डेवलप करेंगे, इंडियंस के एजुकेशन को डेवलप करेंगे। उनका मतलब था कि जो भी लोग उनको काम में चाहिए, अपने जो उनको जॉब में असिस्ट करने के लिए चाहिए, क्योंकि वो जब बाहर से यूरोपियंस को बुलाएंगे इंडिया में,
तो यूरोपियंस जो अगर उनके देश में से इंडिया में आएंगे जॉब के लिए इंडियंस के अंदर, तो उनका पेमेंट हाई होगा, वो पेमेंट मांगेंगे, हाई पेमेंट कर मांगना उनको मांगेंगे वो, और उनको देना भी पड़ेगा। अगर वहीं पर इंडियंस को वो एजुकेट करते हैं और दे कैन ईजली एक्सेप्ट और लर्न दिस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अगर या लर्न कर लेते हैं और सीख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, तो फिर क्या हो जाएगा कि कम पैसे में इंडियन से ही वो सारा काम करवा सकते हैं, तो उनको प्रॉफिट भी हो जाएगा और एक साथ उनको लगेगा कि वो उन्होंने इंडियन को डेवलप भी कर दिया है। तो देखा गया कहीं ना कहीं उन्हीं का प्रॉफिट था, ना कि इंडियंस को प्रॉफिट उनको देने का ही था मेन मकसद। सो टू रूल इन इंडिया दे प्लान टू एजुकेट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास। तो उन्होंने इंडियंस में रूल करने के लिए, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने शुरुआत की कुछ सेक्शंस को एजुकेट करना, और वो था अपर एंड मिडिल क्लास सेक्शंस को। Indians in blood and colors, but English in taste, who would act as interpreter between the government and the masses। तो ये इम्पोर्टेंट था कि भले वो इंडियंस हो, खून इंडियंस है, कलर्स, क्योंकि उनको वो इंडियंस को कलर्ड पीपल्स बोलते थे, लेकिन उनको इंग्लिश आना है ज़रूरी है। टेस्ट इन इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब ये लोग ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे, दोज हु विल गेट एजुकेशन इंग्लिश, सो दे कैन वर्क विद द ब्रिटिशर्स, और वो मास से जो लोग ब्रिटिशर्स के साथ काम करेंगे तो वो ईजिली जो वर्कर्स होंगे, जो पीपल्स होंगे जिसे वो टैक्स लेना चाहेंगे, तो ब्रिटिशर्स का जो भी वो बोलना चाहेंगे वो ईजिली उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनकी बातों को उनको समझा सकते हैं। और फिर इंडियंस क्या बोलना चाहते हैं वो फिर ब्रिटिशर्स को इजीली वो कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है। तो इसीलिए ये मेन इंटेंशन था उनका। फिर आया इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस, कोलब्रुक्स एंड नैथलिस हेड वे ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, mastering Indian language and translating Sanskrit and Persian work into English together with them। इसके साथ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मैन भी थे जो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इंडियंस की हिस्ट्री को जानने के लिए, इंडियंस की लैंग्वेज क्या है, उनकी हेरिटेज, हमारी धरोहर जो है इंडियन की, जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट लैंग्वेज जो हमारी है, तो उन्होंने उनके ऊपर डिस्कस किया, उनको सर्च किया। तो ये कौन लोग थे? हेनरी थॉमस, कोल ब्रोक्स एंड नैथलिस हेड, ये जो थे, तो उन्होंने जब डिस्कवर्स किया तो इंडियन लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने अपना मास्टर किया। फिर जो लैंग्वेज थी संस्कृत या फिर पर्शियन, क्योंकि जब स्टार्टिंग में तो संस्कृत थी, बाद में जैसे मुस्लिम इंडिया में एंटर करते हैं तो वो आ गया पर्शियंस आ गया, तो इसी तरह से संस्कृत एंड पर्शियन वॉज द मेन लैंग्वेज बन गया था। तो उन्होंने फिर बाद में क्या किया कि उस लैंग्वेज को जिसमें लिखा था संस्कृत एंड पर्शियंस, उन्हें ट्रांसलेट किया किसके अंदर? इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया उस सभी बुक्स को। फिर टुगेदर विद देम, उनके साथ, जॉन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। फिर साथ साथ एक और उनके साथ जो उनको ज्वाइन करते, दैट वाज जॉन। उन्होंने फिर एक एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म किया था बंगाल के अंदर, और उसके विद द हेल्प ऑफ दैट उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया, एक जैसे आर्टिकल्स होती है और लिखा जाता है, तो जर्नल जो स्टार्ट किया उसका नाम रखा था एशियाटिक रिसर्चर्स। तो इसी तरह से ये सब चीज़ों में इंडियंस के बारे में पढ़ के फिर उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उसको प्रिंट आउट करना, उसके बारे में लिखना, तो ये शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है द ओरिएंटलिस्ट। तो ये भी जो थे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने थोड़ा सा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम्स में थोड़ा सा काम किया। तो यहाँ पे जो है एन ओरिएंटलिस्ट इज समवन फ्रॉम द वेस्ट हु स्टडीज द लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, कस्टम्स ऑफ कंट्रीज इन ईस्टर्न एशिया। तो हम इसे अगर पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाता है हु वी आर कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट, तो हम क्या बोलेंगे कि ओरिएंटलिस्ट वो थे जो वेस्ट से थे, उन्होंने लैंग्वेज को स्टडी किया, कल्चर्स को, हिस्ट्री को, और किसकी? ईस्ट की। तो ये कहाँ से बिलोंग करते? वेस्ट से बिलोंग करते, लेकिन स्टडी किसका किया? ईस्ट का किया। एंड उनकी कस्टम्स को, उनकी कल्चर्स को, उनकी लैंग्वेज को, तो उन्हीं को कहा गया था ओरिएंटलिस्ट। तो क्लियर हो गया।
तो ओरिएंटलिस्ट किसे कहा गया? द पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम वेस्ट बट दिस स्टडीज द लैंग्वेज कल्चर कस्टम्स ऑफ ईस्ट। तो इसी तरह से उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा गया। तो कंट्रीज, कस्टम ऑफ कंट्रीज इन ईस्टर्न एशिया के बारे में। सर विलियम जोन्स वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफिस्ट। ये जो थे सर जॉन और सर विलियम जोन्स बोल सकते हैं, ये फिलोलिस्ट थे, फिलोलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट एंड ज्यूरिस्ट। तो ज्यूरिस्ट मतलब जहाँ पे वो ज्यूरी, जिस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जजमेंट में, ज्यूरिस्ट होते हैं। जज के अलावा भी ज्यूरिस्ट होते हैं जो बैठ के डिस्कस, वो मोस्टली पार्ट लेते हैं, डिस्कशन में रहते, इन्वॉल्व रहते हैं, सब कुछ लास्ट में भी हेल्प करते हैं जज का। तो इसी तरह से ये देखा जाता है। फिलोसोफर्स भी है, ओरिएंटलिस्ट भी थे, क्योंकि उन्होंने फिर वेस्ट से बिलोंग करके लेकिन उन्होंने ईस्ट की नॉलेज को गेन किया, फिर ट्रांसलेट किया। जर्नलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी बनाया इन्होंने। सो वाइल सर्विंग एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया, तो इन्होंने एज अ जज भी सर्व किया हाई कोर्ट के अंदर इन कैलकाटा। ही बिकम अ स्टूडेंट ऑफ एंशियंट इंडिया एंड ही ऑल्सो लर्न इंडियन हिस्ट्री इंडियंस। तो ही बिकम अ स्टूडेंट, तो ये जो थे एंशियंट इंडिया के बने और ये एक स्टूडेंट बन गए एंशियंट इंडिया। ही स्टडीज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड ट्रांसलेट मेनी ऑफ देम। तो उन्होंने फिर इंडियंस की जितनी सारी टेक्स्ट बुक्स थी, एंशियंट इंडियंस की पुरानी किताबें जितनी सारी थी, उन्होंने उनको स्टडी की। फिर उनको बाद स्टडी करने के बाद उन्होंने उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ताकि कोई भी इनके जो लोग हैं वेस्टर्न के, यूरोपियंस के, कोई भी है, वो चाहे तो इजीली उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर। सो दैट वाज द वर्क दे हैव डन। तो सोचो इतना इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक तो हिस्ट्री इंडियंस की, एंशियंट इंडियन के टेक्स्ट पढ़ी, फिर उसको ट्रांसलेट किया। सो ही बिलीव इट वुड हेल्प द ब्रिटिश टू नो अबाउट इंडियंस एंड इंडियंस वुड ऑल्सो नो अबाउट देयर ओन हिस्ट्री एंड रीडिस्कवर्स देयर लॉस्ट हेरिटेज। तो इनका मानना था कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिशर्स को जो है क्या मिलेगा, हेल्प मिल जाएगा। ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस की हिस्ट्री, इंडियंस की लैंग्वेज और इससे इंडियंस की जो है लोगों की व्यूज़ क्या है, उसके अपने कल्चर्स के बारे में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ब्रिटिशर्स को और ईजिली वो उनको पहचान पाएंगे। साथ साथ इंडियंस भी अपने बहुत सारे लोग जो है, खुद हम इंडियंस में बहुत सारे भी जो इंडियन टेक्स्ट, इंडियन एंशियंट टेक्स्ट के बारे में सिर्फ सुना, पढ़ा नहीं है, तो वो लोग भी इजीली अब उसको पढ़ सकते हैं, रीडिस्कवर कर सकते हैं कि उनकी जो लॉस्ट हेरिटेज, जो हमारी धरोहर जो गुम हो गई है, उसे हम वापस पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने हेल्प किया, देखा गया तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एक तो खुद उन्होंने इंडियन एंशियंट लिटरेचर्स एंड टेक्स्ट पे इनको इंटरेस्ट था, उनको स्टडी किया, फिर उनको ट्रांसलेट किया। तो इससे दो लोगों को फायदा हुआ, एक तो ब्रिटिशर्स को दे केम टू नो अबाउट इंडियंस और उनके इंडियंस, ताकि इंडियंस एक तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि वो इजीली इंडियंस को आराम से पहचान, उनके बारे में जान लेंगे। साथ साथ इंडियंस जो अपनी खुद की हेरिटेज जो हम लोग भूल चुके थे, जो लॉस्ट मोस्टली, उनको वापस से पढ़ने को मिलेगा, वापस से एक न्यू लैंग्वेज में चाहे तो पढ़ सकती है, या फिर अपने पुराने लैंग्वेज में जो हमारा संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज है, तो उस तरह से वो पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से विद द हेल्प ऑफ, तो ये थे कौन, ओरिएंटलिस्ट, जिन्होंने ये सारा काम किया था। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स, ये थोड़ा बड़ा है। तो हम लोग ने आज जितना डिस्कस किया है वो आप जो है एक बार रीड आउट ज़रूर करना, बुक्स को रीड आउट करने से और अच्छे से समझ में आता है, तो रीड आउट करना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स। तो इन्होंने जो रिपोर्ट बनाया और फिर उन्होंने सेंड किया था, ठीक है। थैंक यू।